हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 12 जून इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इनके समरी होते हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो कि आगे डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है। ये इंडिया के अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनके द्वारा लिखा गया है। ये इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके इकोसिस्टम को, इसमें जो रियल इशूज़ है उसके बारे में बताया गया है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है उसमें केवल एक लिमिटेशन नहीं है कि आप ये कह दें कि इस वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। तो उसमें जो डिफरेंट रीजन्स बताए गए हैं उसमें कुछ रीजन्स जो है सिस्टमिक है, मतलब कि हमारे सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स हैं और इश्यूज़ हैं, और कुछ कल्चरल हैं। कहने का मतलब कि हमारी आदतों में जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर हमारे जो माइंड मेकअप है उनमें ये टेंडेंसी बन गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक फ्यूचरिस्टिक, कहने का मतलब कि उसको, उससे जो डिविडेंड मिलता है वो उसमें टाइम लगता है। हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स है वो प्रॉफिट उस पर ध्यान देते हैं, जबकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। तो इन इश्यूज़ को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज से है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग से रिलेटेड है। जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें जो जो लाइव्स लॉस होती है, जो डेथ होती है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस बेसिस पे दिया जाता है, इससे रिलेटेड एक रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें कोई जो, वैसे तो हमारे यहाँ जनरली जो डोमेस्टिक केयर में जो फीमेल पर्सन्स है वही इन्वॉल्व होती है, जबकि मेल पर्सन जो है इकोनॉमिक, वो जो अर्निंग का है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। सो इस रूलिंग में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन जो डोमेस्टिक केयर में इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पर महिलाएं होती हैं, तो अगर उनकी डेथ होती है तो जो कंपनसेशन दिया जाता है, तो उसमें एक रूल है कि कंपनसेशन में जो जिस भी पर्सन की डेथ होती है, जो उसकी अर्निंग है मंथली, वो देखी जाती है और उसके बेसिस पे वो कंपनसेशन दिया जाता है। तो चूँकि जो डोमेस्टिक केयर होता है उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता नहीं है, तो एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था जिसमें जो डेथ है उससे रिलेटेड कंपनसेशन को लेकर के सवाल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में ये कहा है कि इस तरह के जो डोमेस्टिक केयर में जो लोग होते हैं और उनकी अगर डेथ होती है तो उनकी जो मंथली अर्निंग है वो 30,000 ये मापी जाएगी और इस बेसिस पे उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। सो ये रोड एक्सीडेंट और उससे रिलेटेड जो कंपनसेशन है और उसमें जो डोमेस्टिक केयर वर्क है उससे रिलेटेड ये पूरा न्यूज आर्टिकल है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप। अभी म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर है, जो हाईएस्ट लेवल के लीडर हैं, वो इंडिया में आए हुए थे और इंडिया में एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है, क्योंकि जो प्रीवियस म्यांमार गवर्नमेंट थी वो इंडिया की फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, बट जो नई गवर्नमेंट आई थी, मिलिट्री जो लीडरशिप थी, तो इंडिया ने काफ़ी कॉशियस अप्रोच अपनाया था। अब जो है वो पॉलिसी में कुछ शिफ्ट दिखाई दे रहा है। सो ये इंडिया म्यांमार और इंडिया म्यांमार के रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड ये डिस्कशन है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल सिटी पेज का है। दिल्ली में जो यमुना रिवर है और उसका जो फ्लड प्लेन्स है, तो उसमें जो सेटलमेंट है, मतलब जो लोग अभी रह रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसके द्वारा कहा गया है कि ये सेटलमेंट जो है इलीगल है। सो उनको वहाँ से रिमूव किया जाना है। बट वो जो लोग काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, लगभग 5 से 6 लोग रह रहे हैं, 5 से 6 लाख लोग रह रहे हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और इनके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्लैट्स बनाए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, सो उनकी संख्या कितनी है, कितना रिक्वायरमेंट है, सो उस सारा ये जो इशू है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और फ्लड प्लेन्स जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इस आर्टिकल का मेन थीम है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल फ्रंट पेज का है। नीति आयोग और उसका गवर्निंग काउंसिल, इसकी मीटिंग अभी हुई थी, सो ये न्यूज़ में है तो हम देखेंगे ये गवर्निंग काउंसिल और उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और ये जो गवर्निंग काउंसिल है उसका मेन पर्पस क्या है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें रूफटॉप पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है।
बट रिसेंट गवर्नमेंट का एक रूल आया है कि इसमें जो सोलर पैनल्स होंगे या फिर सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल्स यूज होते हैं वो जो है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सेल्स या पैनल यूज किए जाएंगे। सो इसके वजह से ये जो पैनल या सेल्स है उसमें शॉर्टेज की समस्या आ रही है। सो इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो नया रूलिंग गवर्नमेंट का है उसमें क्या इश्यूज है और ये गवर्नमेंट का स्कीम जो है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, ये हम देखेंगे इस आर्टिकल में। सो ये था न्यूज हेडलाइंस। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है। ये इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश होते रहते हैं और कल ही हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये दिया गया था कि जो इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो R&D में बहुत कम इन्वेस्ट करती है और मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट होता है चाहे वो DRDO हो, चाहे फिर इसरो हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो या फिर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो ICAR वगैरह हो। सो इन सब में जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो काफ़ी हाई है। मोस्टली ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होते हैं। तो ओवरऑल जो डिबेट है जो अभी चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के वो चलता रहेगा। सो इसका बैकग्राउंड जानते हैं, इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स रेगुलर क्यों आ रहे हैं। बिकॉज अभी जो ईरान वॉर चल रहा है उसके वजह से जो सप्लाई चेन उसमें डिसरप्शंस हुए हैं। उसके बाद ट्रेड को लेकर के जो बैरियर्स हैं उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और फिर उसके बाद जो ये इकोनॉमिक सिचुएशंस है जिसमें कि रुपीज़ का वीक होना और FDI FI इनका कम होना। सो लगातार ये सब इश्यूज है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिबेट है उनको और भी तेज कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बिकॉज जैसे कि आप अगर रुपीज़ के वीकनेस को ही ले लें तो एक तो है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, उसके वजह से रुपीज़ वीक हो रहा है। उसके बाद हमें डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए एक्सपोर्ट। अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो तभी इंक्रीज होगा जब हमारे प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड मार्केट है उसमें सस्ते होंगे या फिर लोगों के लिए वो चीज़ें नई होगी। तो उसके लिए नएपन होने के लिए और सस्ती होने के लिए उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि एक एग्जांपल जो है AI को ही ले लें। AI में जो लीडिंग कंपनी है जो सुपीरियर जो मॉडल जो है उसको प्रेजेंट करती है ChatGPT, OpenAI, उसके बाद गूगल जेमिनी, डीप सीक, ग्रॉक। तो ये USA, चाइना या फिर यूरोपियन कंट्रीज इनमें कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये ऐसा इसलिए है बिकॉज वहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत बना है और इसमें वो हैवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अब AI की वजह से जैसा कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि हमारे यहाँ चूँकि AI का बूम जो है उस तरह से नहीं है, जो लीडिंग कंपनीज है वो दूसरे जगह है। सो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। तो एक्सपोर्ट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इसको लेकर के जब इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कनेक्ट किया जाता है तब जो है इस तरह के डिबेट जो है तेज होते हैं और वही वो हो रहा है। ये जो न्यूज आर्टिकल है ये हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन उनके द्वारा लिखा गया है। तो पिछले जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे थे उससे रिलेटेड जो डिबेट था उसमें ये पॉइंट्स जो है ऐड किए गए हैं और इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमारे यहाँ कमियां हैं वो केवल कोई उसका एक कारण नहीं है और एक कारण से लिमिट होकर के उसको नहीं देखना चाहिए। सो इस न्यूज आर्टिकल में क्या इशूज़ हैं, किस वजह से हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं हो पाया है या हो पा रहा है, वो पूरा उसके रीजंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट रीजन जो बताया गया है इसमें लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ जो डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड वो इतना ज़्यादा है कि जो कंपनीज है उनका जो ट्रेड है वो ऑलरेडी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से नॉर्मल चल रहा है। अगर फॉरेन डिमांड अगर कम भी होता है तो वो कंपनी जो है डोमेस्टिक डिमांड के सहारे वो चल जाएंगे।
ये जो है पहला रीजन बताया गया है कि जो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच ये कॉम्प्लेसेंसी है कि हमारा तो डोमेस्टिक डिमांड है ही है, हमारे प्रोडक्ट अगर कम इनोवेटिव या नए नहीं भी होंगे तो वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में चल जाएंगे, जबकि जो दूसरे इकोनॉमीज़ हैं वो इनोवेशन में हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका जो है ये डिविडेंड उनमें दिख रहा है। बिकॉज आप जब नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें वर्ल्ड वाइड जो उसके प्रति अट्रैक्शन है वो काफ़ी रहता है और फिर उस वजह से जो कंपनियां इनमें इन्वेस्ट करती है उनको फ़ायदा होता है और फिर वो आगे और इन्वेस्ट करते हैं। ये जो लाइन है लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, उसको एक वर्ड जो है डच डिजीज, इससे कंपेयर किया गया है। डच डिजीज इसका मतलब होता है कि आपके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कि मतलब कि मेरे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको नेचुरल रिसोर्सेज बताया गया है और इस वजह से जो कंपनियां हैं उनमें एक कॉम्प्लेसेंसी की भाव आ जाती है कि हमारे पास तो डिमांड पहले से है ही है, तो हमें इन्वेस्ट करने की, हमें नए इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। ये तो एक फर्स्ट रीज़न बताया गया। उसके बाद जो दूसरा रीजन है कॉलोनियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिश एरा में जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंपनीज थी उसको सप्रेस किया गया और यहाँ से रॉ मटेरियल जो है चीप रेट पे ले जाया जाता था और फिर जो फिनिश्ड गुड्स है वो जो है यहाँ पे काफ़ी बेचा जाता था और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उस वजह से उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वो जो है एक ट्रेड ट्रैप इसमें फंस गए। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, बट जो लोग इंडस्ट्री में थे वो ट्रेड में लग गए, मतलब वो सिर्फ वस्तुओं की खरीद बिक्री कर रहे थे, ना कि मैन्युफैक्चर कर रहे थे। और वही जो एक हैबिट है वो हैबिट जो है अभी देखने को मिल रहा है, मतलब कि अभी रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और वो इतनी आसानी से बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वही जो ये बोला गया है कि हम जो है ट्रेड, हमारे जो लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी न दे करके ट्रेड को प्रिफर करने लगे। ये दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न है अर्ली फाइनेंशियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ है, हालांकि कंपनी जो है कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, बट प्रॉफिट के लिए भी आपके प्रोडक्ट मार्केट में वो अट्रैक्टिव दिखने चाहिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपके पास नयापन होना चाहिए, आपके पास इनोवेशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज है वो जो फाइनेंशियल कॉजेज है उसको वो आगे रखते हैं और प्रॉफिट मोड में वर्क करते हैं। अगर वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो है लगभग इससे 5 से 10 साल कम से कम लग जाएंगे। ये R&D से रिलेटेड जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये देखने को मिलेंगे। तो कंपनी सोचती है कि हम 10 साल क्यों वेट करें, क्यों ना हम वो रास्ता अपनाएं जिसमें हमें तुरंत प्रॉफिट मिले। अभी का जो इकोनॉमी का सिचुएशन है वो है कि कंपनीज का जो मार्केट में वैल्यू है वो काफ़ी मायने रखता है और वहीं से उनकी बोरोइंग भी तय होती है। कंपनी के लिए जो इमीडिएट प्रॉफिट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके साथ साथ उन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट करना होता है कि उनका जो पूरा ऑपरेशन है, उनका जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से लेकर के वो जो है रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद एक लाइन जो है इस आर्टिकल में दिया गया है एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव। वो ये कि जो हमारे यहाँ कंपनीज के CEO होते हैं उनको लगता है कि अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका डिविडेंड मुझे 10 साल बाद मिलेगा और 10 साल बाद मैं यहाँ रहूँगा कि नहीं रहूँगा वो फिक्स नहीं है। मैं क्यों ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करूँ जिससे कि मुझे कोई फ़ायदा ना हो। तो इसे एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव कहा गया है जो कि शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट है उस पर बेस्ड है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो फाइनेंशियलाइजेशन है उसको प्रायोरिटी देने की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया है। अगला जो रीजन दिया गया है वो दिया गया कि ओवरऑल हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो कैपेबिलिटीज़ इन पे ज़्यादा ध्यान न दे करके
फाइनेंशियलाइजेशन, ये जो प्रीवियस जो लाइन है उसी से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ है फुल प्रॉफिट मोड में वर्क कर रही है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, जबकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ की आप सुनते हैं कि इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, तो इनमें पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसके लिए पहले बेस बनाया गया, पहले अपने कैपेसिटी को मजबूत किया गया और उसके बाद फिर प्रॉफिट पे ध्यान दिया गया। हमारे यहाँ ये चीज़ जो है उल्टा हुआ है, हमने पहले प्रॉफिट पे ध्यान दिया और उस वजह से इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पीछे रह गए। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन दिया गया है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को लेकर के। हालांकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो सभी कंट्रीज़ में होती है, सो इंडिया में ही ये ज़्यादा इफेक्ट क्या हुए, बिकॉज जिन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है तो उनमें पहले से वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है वो पहले से बन चुका है, वो अपने आप एक ऑटोमेटिक मोड में काम कर रहा है। इंडिया में क्या है, इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे, जो कंपनीज है कॉर्पोरेट्स है वो सोचेंगे कि अभी मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ, लेटस से सोलर एनर्जी में ही हाईली इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर जो दूसरी गवर्नमेंट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसका फोकस अगर इस सोलर एनर्जी पे अगर ज़्यादा ना हुआ तो गवर्नमेंट का इंसेंटिव अगर कम हो जाएगा तो फिर उस कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा और फिर वो कंपनी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी। सो ये सारे रीजन्स जो है इस न्यूज़ आर्टिकल में बताए गए हैं, जो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इशू है, जो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की कमी है, ये सारे रीजन्स बताए गए हैं। सो ये चूँकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा लिखा गया है, सो ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमी का जो आपका रियल कंडीशन है, इकोनॉमी में जो रियल इश्यूज है वो आपको वो लोग आपको दे रहे हैं जो कि उस सिस्टम में है। तो ये पॉइंट्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट जो है ऐड करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर से रिलेटेड है। इसमें जो रोड और उसमें एक्सीडेंट में लोग की डेथ होती है तो उसके लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जब कंपनसेशन दे दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो उसकी मंथली सैलरी क्या है, उसकी अर्निंग क्या है। सो ये एक केस जो है जो फीमेल पर्सन से रिलेटेड है, जिसमें कि इस केस में ये देखा गया था कि चूँकि फीमेल ज़्यादातर वर्क फोर्स में शामिल नहीं होती है और जो घर के काम है उनमें ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनको जो डोमेस्टिक केयर है हमारे यहाँ या फिर वर्ल्ड वाइड भी आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक केयर को वर्क नहीं समझा जाता है। अब चूंकि वर्क नहीं समझा जाता है तो ये अर्निंग नहीं समझा जाता है, और अर्निंग नहीं समझा जाता है तो जो एक्सीडेंट से रिलेटेड रूल्स है हमारे यहाँ वो उसमें जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए वो इनको फिर कम मिलता है। सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो ये होम मेकर्स है उसमें उन पर पूरा घर डिपेंडेंट होता है, और ये होम मेकर्स ही नहीं बल्कि नेशन बिल्डर्स होते हैं, और इनके लिए एक जो अर्निंग है जो डोमेस्टिक केयर है उसके लिए अर्निंग 30,000 पर मंथ ये फिक्स किया गया है। मतलब कि एक वैसा परसेप्शन जिसमें ये कहा जाता था कि जो फीमेल हैं वो घर के कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, और जो मेल पर्सन्स होते हैं वही सिर्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वही सिर्फ जो प्रेशर है पूरा इकोनॉमी का वो इकोनॉमिक प्रेशर झेलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि डोमेस्टिक केयर जो है वो बियॉन्ड मॉनिटरी रियलाइजेशन है, बट देन सुप्रीम कोर्ट ने यह फिक्स किया है कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो डोमेस्टिक केयर है उसमें पर मंथ जो सैलरी है, पर मंथ अर्निंग है, उसको 30,000 माना जाएगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्गूमेंट दिया है इसका, क्योंकि जब इस तरह के जो डोमेस्टिक केयर है उनके लाइफ का लॉस होता है, तो चूंकि वो डोमेस्टिक केयर में कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, इल्डरली केयर और जो घर के और दूसरे काम होते हैं वो उनके जिम्मे होता है। तो अगर लाइफ लॉस होता है इस तरह से डोमेस्टिक केयर का, सो वो इमोशनल सपोर्ट तो एक है ही है, वो तो जाता ही है। कोई अगर पर्सन उन पे डिपेंडेंट होता है तो उसके लिए आइदर आप दूसरे स्टाफ को रखें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टाफ रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको सफ़र करना पड़ सकता है। सो इमोशनल के साथ साथ इकोनॉमिक लॉसेस भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही आर्गुमेंट दिया गया है कि इस तरह के जब लॉसेस होते हैं तो उसमें इकोनॉमी भी शामिल होता है, और जो कंपनसेशन दिया जाता है इस तरह के रोड एक्सीडेंट में, उनमें जो अगर यदि कोई फीमेल पर्सन या कोई भी डोमेस्टिक केयर हो, वो ऐसे तो हमारे यहाँ जनरली फीमेल को ही डोमेस्टिक केयर का जिम्मा होता है, बट अगर वो पर्सन मेल भी हो और वो डोमेस्टिक केयर का जिम्मा उसके हाथों में है, तो अगर वो अर्निंग करता है, मतलब किसी सैलरीड जॉब में है, तो वो इनकम, वो अर्निंग और प्लस ये 30,000 जो केयर का ये मंथली इनकम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया है, इनको देख करके इनके बेसिस पे जो कंपनसेशन है, जो एक्सीडेंट कंपनसेशन है, वो दिया जाएगा। सो ये न्यूज आर्टिकल एक एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर सकते हैं, जो जेंडर इनक्वालिटी इससे भी रिलेटेड ये फिट बैठता है, और डोमेस्टिक केयर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है सो उसके लिए तो ये परफेक्ट है। सो इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट है इसको लेकर के, वो आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है। ये इंडिया म्यांमार रिलेशन इससे रिलेटेड है। अभी म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर है, जो हाईएस्ट लीडरशिप है, वो इंडिया में उनका विजिट हुआ था, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अभी जो म्यांमार के लीडर इंडिया में आए थे तो उनका रिसेप्शन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया, और जो पहले म्यांमार की गवर्नमेंट थी आंग सान सूकी की, वो इंडिया की काफ़ी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, उसको मिलिट्री के द्वारा रिमूव किया गया था, और फिर वो गवर्नमेंट जो है सत्ता में आई थी, और काफ़ी केओस जो है म्यांमार में मचा था। बट अभी ये इंडिया के पॉलिसी में ये पॉलिसी शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि वो जब फ्रेंडली गवर्नमेंट जो है म्यांमार था वो उसको रिमूव किया गया था, तो इंडिया का अप्रोच काफ़ी कॉशियस रहा था इनको रिकग्निशन देने में। बट अभी वो पॉलिसी शिफ्ट उसमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज जैसा रिसेप्शन किया गया तो उससे ये लगा कि हमारा इंगेजमेंट जो है इंडिया म्यांमार के साथ आगे ले जाना चाहता है, और जो मिलिट्री लीडरशिप है उससे इंगेज करना चाहता है। और इस न्यूज़ आर्टिकल में ऑथर के अनुसार ये बताया गया कि क्यों इंडिया म्यांमार जो रिलेशन है इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है उससे म्यांमार लगता है, और अगर म्यांमार में किसी तरह से केओस होता है तो आप जैसा कि जानते हैं रोहिंग्या को लेकर के हो, या फिर रखाइन स्टेट, जो जब मिलिट्री गवर्नमेंट म्यांमार में आई थी तो काफ़ी रिफ्यूजीज जो है, जो रखाइन स्टेट में जो वायलेंस हुआ था उसके वजह से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसमें सिक्योरिटी इशूज जो है, वहाँ एक कंसर्न था कि जो रिफ्यूजीज जो है, बिकॉज म्यांमार हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से लगता है, तो ये ऑब्वियस है कि रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हमारे यहाँ हो सकता है। उसके बाद रिफ्यूजी जो जेन्युइन है वो तो जेन्युइन है, इसके साथ साथ इंसर्जेंसी की भी समस्या हो सकती है, मतलब कुछ अनसोशल एलिमेंट, टेररिस्ट एलिमेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, इन सब की समस्या बढ़ सकती है। सो ये हमारे पास तो चैलेंज है ही है, म्यांमार से बॉर्डर है, बिकॉज उसके बाद हमारा जो पॉलिसी है एक्ट पॉलिसी, उसमें जो है म्यांमार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज म्यांमार से ही होकर जो रोड कनेक्टिविटी और दूसरे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है
वहाँ तक हमारा एक्सेस हो सकता है। एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के लिए भी म्यांमार इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक चाइना एंगल ये आता है कि जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट आई थी तो चाइना का इंगेजमेंट जो है उसका, चाहे पॉलिटिक इंगेजमेंट हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, उन्होंने म्यांमार के साथ बनाए रखा। बिकॉज ऐसा देखा जा रहा था कि ये गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट म्यांमार में आई है, वो चाइना की फ्रेंडली गवर्नमेंट है। सो चाइना का जो इन्फ्लुएंस म्यांमार पे है और जो चाइना म्यांमार रिलेशंस है उसको इंडिया जो है काउंटर नहीं कर सकता, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस जो है म्यांमार में ज़्यादा है, उनका रिलेशन हमसे, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, वो हमसे कहीं ज़्यादा डीप है। और चूंकि हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार से, ओनली इस वजह से हमारे रिलेशन म्यांमार के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो यहाँ कारण नहीं बनता है। बट अगेन, जैसा कि जो डिफरेंट कंट्रीज है वर्ल्ड की, वो अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रही है, तो उस वजह से म्यांमार के लिए भी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर वो चाइना पे हैवली डिपेंडेंट हो जाते हैं, सो आने वाले समय में उनके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो वे भी अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के जो विजिट्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। बट इस विजिट में ये देखा गया कि जो दोनों लीडर्स, दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच जो मुलाकात हुई, उसमें कोई मेजर एमओयू साइन नहीं हुआ। वो ऐसा इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनका अप्रोच जो है काफ़ी कॉशियस है। वो इंगेजमेंट तो चाहती है, बट चूंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये मायने रखता है, और किसी भी कंट्री के जहाँ की सिचुएशन इतना वोलेटाइल है, तो आप कोई एमयू या इस तरह के एग्रीमेंट करने से बचते हैं। इसीलिए ये देखा गया कि कोई इस तरह के एग्रीमेंट, बड़े एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सो ये न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए म्यांमार जो है उससे रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चाइना का एंगल, और ओवरऑल इस आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल सिटी पेज का है। ये दिल्ली में यमुना फ्लड प्लेन्स है और उसके अराउंड जो लोग बसे हुए हैं, तो एनजीटी के द्वारा ये रूलिंग आया था कि ये जो इको सेंसिटिव जोन है उसमें जो इंक्रोचमेंट है लोगों का, ये रिमूव होना चाहिए। बट एक समस्या ये भी है कि लगभग 5 लाख लोग इन एरियाज़ में रहते हैं और अभी सेटल्ड हैं उन एरियाज़ में, तो उनको रिहेबिलिटेट कराना ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है। सो ये यमुना का फ्लड प्लेन है और इसको यमुना ओ जोन भी कहा जाता है। ये इको सेंसिटिव जोन है। फ्लड प्लेन का क्या यूज होता है, क्यों ये यूजफुल है? बिकॉज जब बारिश ज़्यादा होती है, जब हैवी रेनफॉल होती है, तो नदी में पानी जो है वो एक लेवल से ऊपर चला जाता है। सो इस तरह के हैवी रेनफॉल्स होते हैं, तब ये फ्लड प्लेन्स जो है, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सोक करती है, और जो आसपास के इलाके हैं उनमें फ्लड आने से ये रोकती है। अगर आप जो न्यूज़ में देखते हैं कि सो एंड सो स्टेट में बहुत सारे, मतलब कि फ्लड्स के सिचुएशन नोट किए गए थे, वो फ्लड प्लेन्स का डिस्ट्रॉय होना उनमें एक रीजन बताया जाता है। उसमें फिर ये जो फ्लड प्लेन्स है वो जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करते हैं। उसके बाद जो रिवर के अराउंड पूरा इकोसिस्टम होता है उसको सपोर्ट करते हैं, जो वेटलैंड और उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है और दूसरे वाटर बॉडीज जो हैं। सो जो रिवर के आसपास जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो उन पे निर्भर रहते हैं। सो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। सो फ्लड प्लेन का क्या इम्पोर्टेंस है ये आपने देखा। अब चूंकि उनका, जो लोग इसमें बसे हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट कराना भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इतने सारे लोग, लगभग 5 से 6 लाख लोग जो है इस यमुना फ्लड प्लेन्स के अराउंड सेटल्ड हैं, तो इनको अगर रिहेबिलिटेट कराना है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्लैट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, ये वो फ्लैट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हाईली सब्सिडाइज रेट पर इनको, ये जो सेटलर्स होते हैं, इनको दिया जाता है। बट ये जो केस है इसमें लगभग 1 लाख हाउसेस की, 1 लाख फ्लैट्स की ज़रूरत है, और इसमें लगभग केवल 18,000 फ्लैट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है
कि जो यमुना फ्लड प्लेन है उसके अराउंड जो सेटलमेंट है उसको रिहेबिलिटेट कराने के लिए ये हमारे सामने इशूज़ है, बट हमारे लिए फ्लड प्लेन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो फ्लड प्लेन का यूटिलाइजेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल फ्रंट पेज का है। नीति आयोग और उसका गवर्निंग काउंसिल इसकी मीटिंग हुई थी और इसमें जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो है डिस्ट्रिक्ट जीडीपी एस्टिमेशन। मतलब कि हमारे यहाँ जो जीडीपी का एस्टिमेशन होता है वो कंट्री लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये तो होता ही है। पीएम ने इस बार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीडीपी का एस्टिमेशंस है उस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जोर देने के लिए बोला है, बिकॉज अगर हम लोकल लेवल पर जो इकोनॉमी का सिचुएशन है उसको अगर बेहतर तरीके से एस्टिमेट करते हैं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। उसके बाद ये नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग जिसको कि 2015 में प्लानिंग कमीशन अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग को लाया गया था। इसका जो गवर्निंग काउंसिल होता है ये हेड पॉलिसी मेकिंग बॉडी होता है, जहाँ पर कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एलजी या फिर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ये मेंबर होते हैं। कुछ मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। सो ये जीएसटी गवर्निंग काउंसिल जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी नीति आयोग के अंडर में है और इसका जो मेन काम है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि सेंटर स्टेट या फिर स्टेट स्टेट इसमें जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव करना और मिल करके काम करना। उसके बाद जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाना। उसके बाद जो डिफरेंट स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर किया जाना ताकि दूसरे जो स्टेट्स हैं वो सीख सके और वो अपने यहाँ भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और फिर जो डिफरेंट स्कीमें गवर्नमेंट की आती है उसका रिव्यू किया जाना। सो ये सारे डिस्कशंस और डिबेट इस गवर्निंग काउंसिल में किया जाता है। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या फिर इम्पॉर्टेंट डिमांड्स दिए गए हैं जो कल के जो मीटिंग में हुआ था वो दिया गया है। सो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ये क्या है, इसका वर्क क्या है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और अगेन ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है। ये सोलर स्कीम गवर्नमेंट की जो पीएम सूरजघर मुफ्त बिजली योजना है उससे रिलेटेड है। ये स्कीम क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है और जो कॉमन पब्लिक है वे अपने रूफ टॉप पे, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है कॉमन पब्लिक को और वे अपने रूफ टॉप पे अपने छत पे सोलर पैनल लगा सकते हैं। वो सोलर पैनल जो उनके घर का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको तो फुलफिल कर ही सकता है। अगर उनके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बचता है तो वो नेट मीटरिंग के जरिए, मतलब कि एक ऐसा स्मार्ट मीटर जिससे कि आप केवल कितना इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो नहीं बताएगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर पैनल की मदद से तो उसको ग्रिड तक भी ले जाएगा। और फिर नेट मीटरिंग मतलब कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं और जितना आप सरप्लस ग्रिड में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको सब्सट्रैक्ट करके आप नेट कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो ये बताएगा और फिर उस हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका पेमेंट करते हैं। सो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की स्कीम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये लाया गया है और लगभग अब तक 40 लाख रूफटॉप पे, मतलब 40 लाख हाउस होल्ड्स पे ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा चुका है और इनकी कैपेसिटी लगभग 3 गीगावाट की है। बट ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट का एक मैंडेट आया था जिसमें कहा गया था कि जो कंपनियां इस तरह के पैनल जो है इंस्टॉल कर रही है, मतलब कि जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं वो केवल डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड जो पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं और सोलर सेल्स हैं। जो सोलर पैनल ये है ये
ये पूरा पैनल है ये छोटे छोटे ब्लॉक से बना होता है और इसको सोलर सेल्स बोलते हैं। बहुत सारे सोलर सेल्स मिलकर ही सोलर पैनल बनते हैं। सो सोलर सेल्स और पूरा का पूरा सोलर पैनल ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। इस जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। बट इससे समस्या ये आ रही है कि जो इस तरह के हम जो सोलर सेल्स हैं उसके लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे और ये हैवली जो है चाइना से ये सोलर सेल्स इंपोर्ट होकर के आते थे। सो अचानक से अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि इसको मैंडेटरी कर दिया गया है तो जो डिमांड है वो सप्लाई से कहीं ज़्यादा हो गया है। इस वजह से इस तरह के इंस्टॉलेशन में दिक्कतें आ रही है, डिले हो रहा है। सो ये इशू सामने आ रहा है। बट गवर्नमेंट का कहना है कि इस तरह का जो डिमांड से रिलेटेड इशू है वो टेम्पररी है, जैसे जैसे टाइम जाएगा मतलब कि अभी तो ये शुरू हुआ है, तो जब लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर सेल्स और पैनल की वो बढ़ेगी और कुछ दिनों में कुछ समय में ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। सो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये आपको समझना है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। और ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है तो ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उससे रिलेटेड एक आप पॉइंट्स जो है मेंस में ऐड कर सकते हैं। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।